ऐसी घटनाएं जिन्हें दुनिया के सबसे अजीब और अनसुलझे वाक्यों में से एक माना जाता है, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, 17th और 18th सेंचुरी के लंदन में अंधेरा होने के बाद सड़कों पर चलना एक नाइटमेयर था, क्योंकि उस समय लंदन की गलियां बिल्कुल अंधेरी होती थी, जिसमें चोरी, मर्डर्स और किडनैपिंग का खतरा बना रहता था। इसी प्रॉब्लम की वजह से एक नए प्रोफेशन की शुरुआत हुई, जिन्हें लिंक बॉयज कहा गया, जिसमें छोटे बच्चे हाथ में मसाल लेकर रात में लोगों को रास्ता दिखाते थे। ये बच्चे ज्यादातर गरीब या अनाथ होते थे, जो अपनी रोजी रोटी के लिए लोगों को मसाल की रोशनी में रास्ता दिखाते। ये बच्चे लंदन की गलियों में खड़े होते और लोगों से पैसे लेकर उनके साथ चलते थे। उनकी मसाल लिंक कहलाई जाती थी, इसी वजह से उनका नाम लिंक बॉयज पड़ा। लंदन जैसे बड़े शहर में जब रिच लोग पार्टी या बार से लेट निकलते तो इन लिंक बॉयज की जरूरत पड़ती थी। ये लड़के उन्हें घर तक सेफली ले जाते थे, लेकिन इस प्रोफेशन का एक डार्क और डेंजरस चैप्टर भी था। देखा गया कि कभी कभी लिंक बॉयज अंधेरी गलियों में खुद ही क्रिमिनल्स के साथ मिलकर रिच लोगों को लूट लिया करते थे। कई केसेस में ये भी सुना गया कि लिंक बॉयज ने रिच आदमियों को चुपके से मार दिया या उन्हें ऐसी जगह ले गए जहां उन्हें लूट लिया गया। गरीबी की वजह से ये बच्चे बचपन से ही काम करने लगते। उनके पास कोई लॉन्ग टर्म जॉब या सिक्योर फ्यूचर नहीं होता था, जिसकी वजह से वो क्राइम का रास्ता अपना लेते और यंग एज में ही मारे जाते थे। 1800s के मिड तक लंदन में स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल होने लगी और लिंक बॉयज का काम खत्म होने लगा। कई बच्चे चिमनी स्वीपर्स या लो क्लास सर्वेंट बन गए। आज के समय में लिंक बॉयज की जगह स्ट्रीट लाइट्स और फ्लैश लाइट्स ने ले ली हैं, पर लंदन के हिस्टोरियंस अब भी इस एंशिएंट स्ट्रीट जॉब की कहानियां सुनाते हैं। कई पुरानी पेंटिंग्स और बुक्स में भी लिंक बॉयज का जिक्र मिलता है। नंबर 2, 1911 में जेनेटी नाम की एक इटालियन रेलवे कंपनी ने अपनी एक नई लग्जरी ट्रेन लॉन्च की। ये एक मॉडर्न स्टीम ट्रेन थी, जिसमें 106 पैसेंजर्स और स्टाफ मेंबर्स थे। ये ट्रेन रोम से लोम्बार्डी तक का सफर तय करने वाली थी, जिसमें सिर्फ हाई क्लास लोग ट्रैवल कर रहे थे। ट्रेन रोम से चली तब सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही ट्रेन लोम्बार्डी में एक टनल में एंटर हुई, तभी अचानक से वो ट्रेन वैनिश हो गई। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब टनल के अंदर ट्रेन का कोई सबूत नहीं मिला, ना कोई एक्सीडेंट के निशान मिले, ना किसी कंपार्टमेंट का कोई बचा हिस्सा मिला। सिर्फ 2 पैसेंजर्स बच गए थे, जो टनल के एंट्रेंस पर ही डर से नीचे कूद गए थे। उन सर्वाइवर्स ने बताया कि टनल में एंटर करते ही उन्हें एक अजीब धुंध महसूस हुई, जो उनके आसपास फैल गई। फिर पूरी ट्रेन एकदम डिसॉल्व होने लगी और वो डर से नीचे कूद गए। ट्रेन के 104 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स हमेशा के लिए गायब हो गए थे। लेकिन ये घटना और भी ज्यादा मिस्टीरियस तब हो गई जब कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिली जो पास्ट में ट्रेन के देखे जाने का दावा करती है। एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के मुताबिक 1845 में मैक्सिको में कुछ लोगों को एक ग्रुप अचानक दिखाई दिया, जो 19th सेंचुरी के कपड़ों में नहीं बल्कि 20th सेंचुरी के कपड़ों में था। ये लोग कंफ्यूज थे और रोम से लोम्बार्डी के बीच की ट्रेन जर्नी की बात कर रहे थे, जबकि 1845 में इटली में ऐसी कोई ट्रेन थी ही नहीं। 1955 में एक इटालियन डॉक्टर ने लिखा कि एक पेशेंट जेनेटी ट्रेन का पैसेंजर होने का दावा कर रहा था। वो एक मेंटल असाइलम में मिला था। उसका कहना था कि उसकी ट्रेन टनल में गायब हो गई थी। हालांकि जेनेटी ट्रेन के ज्यादा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, लेकिन जब भी किसी ट्रेन या प्लेन के बिना किसी क्लू के गायब होने की बात होती है तो जेनेटी ट्रेन डिसअपीयरेंस का जिक्र जरूर होता है। नंबर 3, 1863 में कनाडा के चैटबक्टो बीच के किनारे एक ग्रुप ऑफ फिशरमैन ने देखा कि समुद्र के किनारे एक अजनबी पड़ा है। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके दोनों पैर घुटने के नीचे से कटे हुए थे। वो एकदम से चुप था
ना वो कुछ बोल रहा था, ना ही किसी सवाल का जवाब दे रहा था। जब लोगों ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने बस जेरोम जैसा कुछ कहा। तभी से उसका नाम जेरोम रख दिया गया। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये थी कि जेरोम के पैर किसने काटे थे। क्या वो किसी क्राइम का शिकार था या किसी ने उसे पनिशमेंट दी थी। डॉक्टर्स ने देखा कि उसके पैर एकदम क्लीन तरीके से कट किए गए थे, जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं था, जैसे किसी एक्सपर्ट सर्जन ने ये काम किया हो। नोवा स्कॉटिया एक बहुत बड़ा शिपिंग रूट था और शायद जेरोम किसी अननोन शिप का सर्वाइवर था जो समुद्र में डूब गई और हादसे में उसके पैर कट गए थे। जबकि कुछ लोगों का कहना था कि वो यूरोप के किसी रॉयल फैमिली का आदमी हो सकता है, जिसे पॉलिटिकल रीजन के वजह से उस हालत में छोड़ दिया गया था, क्योंकि उसके हाथ बहुत सॉफ्ट और स्मूथ थे, जैसे उसने कभी मेहनत का काम नहीं किया हो। जेरोम को एक लोकल फैमिली ने अपने घर में रखा, लेकिन उसने कभी कोई प्रॉपर बात नहीं की। वो सिर्फ थोड़ी सी फ्रेंच लैंग्वेज समझता था। उसने कभी नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। आखिरकार 1912 में उसकी मौत हो गई और ये राज हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन गया। आज भी नोवा स्कॉटिया में जेरोम द मैन ऑफ मिस्ट्री की कहानियां चलती हैं, लेकिन उसका सच हमेशा एक अनसॉल्व्ड एनिग्मा ही रहेगा। नंबर 4, 16th सेंचुरी के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में लिखा गया एक ऐसा अनएक्सप्लेन इवेंट मिलता है जो आज भी लोगों के समझ से परे है। असल में 24 अक्टूबर 1593 को गिल परेज नाम का एक स्पेनिश सोल्जर मैनिला फिलीपींस के गवर्नर्स पैलेस के बाहर ड्यूटी पर था। उसी दिन मैनिला के गवर्नर को मार दिया गया था, जिसकी वजह से सिटी में टेंशन थी और सभी सोल्जर्स अलर्ट थे। गिल पेरेज भी अपनी पोस्ट पर था। जब उसे थोड़ा रेस्ट लेने का ऑर्डर दिया गया, तभी 1 सेकेंड के अंदर बिना किसी एक्सप्लेनेशन के वो मैक्सिको सिटी के प्लाजा मायोर में पहुंच गया। मैनिला और मैक्सिको के बीच पैसिफिक ओशन है और दोनों जगह की दूरी 9000 माइल्स यानी 14000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। उस जमाने में ये सफर सिर्फ शिप्स से होते थे, जिसमें 2-3 महीने लगते थे। मैक्सिको के सोल्जर्स ने परेज के यूनिफॉर्म को देखकर उसे अरेस्ट कर लिया। परेज ने बताया कि उसे नहीं पता कि वो मैक्सिको कैसे आया। वो तो फिलीपींस के गवर्नर्स पैलेस के बाहर ड्यूटी पर था, क्योंकि गवर्नर को मार दिया गया था। मैक्सिको के लोग शॉक्ड थे, क्योंकि उनके पास मैनिला के गवर्नर की डेथ की न्यूज अभी तक नहीं आई थी। 2 महीने बाद एक शिप मैनिला से मैक्सिको आई, जो गवर्नर की डेथ की खबर लेकर आई थी। ये खबर सुनकर सभी शॉक्ड हो गए, क्योंकि गिल परेज ने वो न्यूज 2 महीने पहले ही बता दी थी। फाइनली मैक्सिको के ऑफिशियल्स ने उसे मैनिला वापस भेज दिया। ये घटना टेलीपोर्टेशन या टाइम ट्रेवल जैसी लगती है। शायद गिल किसी मिस्टिकल या अननोन एनर्जी के कारण टेलीपोर्ट हो गया हो। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस इवेंट का मेंशन ऑफिशियल स्पेनिश रिकॉर्ड्स में मिलता है, जो इसे एक इंटरेस्टिंग मिस्ट्री बनाती है, क्योंकि 16th सेंचुरी में लोगों को टेलीपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट पता भी नहीं था। उस समय में साइंस इतनी एडवांस नहीं थी कि लोग इंस्टेंट ट्रेवल या क्वांटम मैकेनिक्स जैसे आइडिया समझ सकें, और इसीलिए ऐसी स्टोरी बनाना भी लोगों के लिए इम्पॉसिबल था। नंबर 5, 1902 को मार्टिनिक आइलैंड के एक छोटे से शहर में एक ऐसी घटना हुई जो हिस्ट्री में एक मिस्टीरियस केस बन गई। असल में सेंट पियर मार्टिनिक का एक खूबसूरत कोस्टल सिटी था, जिसे पेरिस ऑफ द कैरिबियन भी कहा जाता था। 8 मई 1902 की सुबह को माउंट पैली वॉल्केनो इरप्ट हो गया और पूरा शहर कुछ ही सेकेंड्स में तबाह हो गया। इस इरप्शन में 30,000 से ज्यादा लोग सिर्फ एक पल में जलकर मर गए। लेकिन इस ट्रेजेडी की सबसे अजीब बात यह थी कि इस शहर के सभी क्लॉक्स एक ही वक्त पर रुक गए थे, जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो। इसीलिए इस घटना को द टाइम फ्रीज ऑफ सेंट पियर के नाम से भी जाना जाता है। रिसर्चर्स का कहना था कि वॉल्केनो के सुपर हीटेड गैसेस जो 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकते हैं, और ब्लास्ट वेव्स ने सिटी के मैकेनिकल क्लॉक्स को इंस्टेंटली स्टॉप कर दिया होगा।
हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्लॉक गियर्स मेल्ट या जैम हो गए थे। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि वॉल्केनिक एरप्शन कभी-कभी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस जनरेट कर सकते हैं। ये ईएमपी वेव्स क्लॉक्स और अदर मैकेनिकल डिवाइसेस को डिसरप्ट कर सकते हैं। नंबर 6, एक हंगेरियन सोल्जर पॉल कर्न वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान बैटलफील्ड में लड़ रहा था। 1915 में एक रशियन सोल्जर ने उसके सर पर गोली मार दी। गोली उसकी फ्रंटल लोब में लगी थी, लेकिन सरप्राइजिंग बात ये थी कि वो फिर भी बचा रहा। डॉक्टर्स को लगा कि वो मर जाएगा या कोमा में चला जाएगा, लेकिन वो 1 साल तक बिना हिले डुले सिर्फ सोया रहा और अचानक से एक दिन वो होश में आ गया। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि उसके बाद से वो कभी सो नहीं सका। रिकवरी के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि वो कभी सोता नहीं था। पॉल कर्न फुल्ली कॉन्शियस और एक्टिव था, बिना किसी स्ट्रेस के। डॉक्टर्स ने स्लीप डेप्रिवेशन का टेस्ट किया, लेकिन उसका ब्रेन नॉर्मल फंक्शन कर रहा था। उसका केस दुनिया भर के न्यूरोलॉजिस्ट के लिए एक अनसॉल्व्ड पजल बन गया। फ्रंटल लोब इंजरी ने उसके ब्रेन का स्लीप कंट्रोल सिस्टम डिस्टर्ब कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो नॉर्मल लाइफ जी रहा था। पॉल कर्न 1955 तक बिना सोए जिंदा रहा। ये एक अनएक्सप्लेन मेडिकल कंडीशन थी, जिसे आज भी साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 7, जोर ग्रैंडो एक छोटे से गांव क्रिंगा क्रोएशिया का रहने वाला एक आम आदमी था। 1669 में एक अननोन डिजीज की वजह से उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसके मौत के बाद गांव वाले एक अजीब हॉरर का सामना करने लगे। उसके मरने के कुछ दिन बाद लोगों ने देखा कि वो रात में गांव में दिखाई देता। वो गांव के घरों के दरवाजे नॉक करता और जिनके घर पर वो जाता उस घर का कोई ना कोई मेंबर मर जाता। उसकी वाइफ ने बताया कि वो हर रात उसके सपने में आता है और उसे डराता है और कभी कभी उसे फिजिकली अटैक भी करता है। उसका चेहरा एकदम फीका, ब्लडलेस और टेरिफाइंग हो चुका था, बिल्कुल एक वैम्पायर जैसे। एस्ट्रियन हिस्टोरियन जोहन वैकहर्ड वॉन वॉल्वासॉर ने अपनी 1689 की बुक द ग्लोरी ऑफ द डची ऑफ कार्नियोला में इस इंसिडेंट को डॉक्यूमेंट किया है। उन्होंने लिखा है कि लोगों ने उसके कब्र को वुडन स्टेक से सील करने की भी कोशिश की, लेकिन इसका कुछ असर नहीं हुआ। आखिरकार 1672 में गांव के 9 लोगों ने मिलकर जोर ग्रैंडो की ग्रेव पर गए और उसके कब्र को बाहर निकाला। जब उसका कॉफिन खोला गया तो उसकी बॉडी एकदम फ्रेश थी, जैसे वो अभी अभी मरा हो। एक आदमी ने फुल स्ट्रेंथ से एक कुल्हाड़ी उठाई और उसका सर काट दिया। इसके बाद से गांव की सारी अजीब हंटिंग्स बंद हो गई। ये केस डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में पहला रियल वैम्पायर केस माना जाता है, जिसे द ग्लोरी ऑफ द डची ऑफ कार्नियोला में डिटेल्ड में डिस्क्राइब किया गया है। दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी? कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।